नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 34 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमने पढ़ लिया था। उसी के तहत आता है सीबीपी एनालिसिस, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आती है, और दूसरा ब्रेक इवन एनालिसिस आती है। इसी के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे, सीबीपी एनालिसिस सिखाएंगे आपको और ब्रेक इवन एनालिसिस भी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो सीबीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कितना पैसा लगा, कितना प्रोडक्शन हुआ, वॉल्यूम मतलब कितना हमने 10,000 प्रोडक्ट बनाए, 20,000 प्रोडक्ट बनाए, कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज सीबीपी एनालिसिस। तो दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी कॉस्ट एज आइदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो पहली चीज़ ये है कि इस एनालिसिस में हमें जो भी खर्चे लग रहे हैं वो या तो फिक्स्ड कॉस्ट में टाइप के होंगे या वेरिएबल कॉस्ट के टाइप के होंगे। इन्हीं दोनों में इन्हें हमें बांटना पड़ता है। सबसे पहला काम करिए, जो भी खर्चे हैं उनको या तो फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में या वेरिएबल की कैटेगरी में रखिए। सवाल यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी जान लीजिए। अ फिक्स्ड कॉस्ट इज वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ सेल्स। कितना प्रोडक्ट हमने बेचा या कितना प्रोडक्ट हमने बनाया, प्रोड्यूस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उससे इंडिपेंडेंट होती है फिक्स्ड कॉस्ट आपकी। जैसे फैक्ट्री का रेंट फिक्स है, चाहे उसमें 1,000 प्रोडक्ट बनाए जाए चाहे 1,00,000 प्रोडक्ट बनाए जाए। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, सैलरी जिन परमानेंट स्टाफ मेंबर को हम सैलरी देते हैं वो फिक्स है। अब चाहे उसमें, जैसे हमारे स्टाफ में मान लो 4 लोग हैं तो उनको मैं सैलरी हर महीने 20,000 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये दूंगा। अब भले ही वो 6 कॉल आए दिन की और चाहे 60 कॉल आए, चाहे 1,000 कॉल आ जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वही बात है। उसके बाद में रेंट वगैरह हो गया, रेंट पेड, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट के। इनका मतलब सेल्स के वॉल्यूम से या फिर प्रोडक्शन के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं कि कितना बेचा गया, कितना बनाया गया। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली रिलेट करती है लेवल ऑफ सेल्स से। कितना सेल हुआ है उससे सीधे सीधे रिलेट करती है, तो उसे फ्रेंड्स हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ सेल्स। कितना सेल्स किया हमने, कितना प्रोडक्शन किया, उससे डायरेक्टली रिलेट करती है। जैसे अगर हमें 1,000 कार बनानी है तो 1,000 हमें उसके लिए स्टीयरिंग बनानी पड़ेगी, है ना। 1,000 हमें उसके लिए इंजन बनाने पड़ेंगे, राइट। 1,000 उसके लिए चेसिस बनानी पड़ेगी, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कमीशन पेड ऑन सेल्स। तो देखो कितना मटेरियल लगा, जो गुड्स हमने बेचे उसमें कितना मटेरियल लगा। तो अगर 1 गाड़ी बनाओगे तो कम लगेगा, 1,000 गाड़ी बनाओगे ज़्यादा लगेगा, 1,00,000 गाड़ी बनाओगे और ज़्यादा लगेगा। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर को कितना खर्चा देना पड़ा, मतलब कितने मजदूर लगे। तो एक घर बनवाओगे तो कम मजदूर लगेंगे, 10 घर बनवाओगे ज़्यादा मजदूर लगेंगे। कमीशन पेड ऑन सेल्स, कितना कमीशन देना पड़ा, जितनी सेल होगी उस हिसाब से कमीशन देना पड़ेगा। तो 1 गाड़ी बिकी तो कम कमीशन है, ज़्यादा गाड़ी बिकेगी ज़्यादा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब डिपेंड करेगा कि मतलब वैल्यूम कितना है, कितनी हम सेल्स कर रहे हैं, कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से वेरी करता है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बेसिक फार्मूला सीबीपी एनालिसिस का होता है क्या, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम माइनस कॉस्ट। ये बड़ा बेसिक सी बात है। हमने कितने रुपए की बेचा, मान लो हमने कितने का बेचा, 1,00,000 रुपए का बेचा सर, ठीक है। और उसे जो है बनाने में कितना खर्चा लगा सर, 80,000 रुपये लगे। तो बस 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये कोई नई चीज़ आप यहाँ पर नहीं सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स वैल्यू, मतलब हमने कितने रुपए का बेचा, ठीक है, माइनस कितने खर्चे लगे। उसके बाद में दूसरा इसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हैज रीडिफाइंड दिस फार्मूला एज अंडर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हम चले आते हैं तो वहाँ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो उस केस में फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू, देखो सेल्स पहले भी था, सेल्स अभी भी है, कितने का बेचा। जो कॉस्ट है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया भाई, कि कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी लगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो मैंने आपको ये बात समझाई थी, ध्यान दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट जैसे हम रेंट पे करते हैं तो पूरे के पूरी फैक्ट्री का 2,00,000 रुपए पे करते हैं, राइट। किसी एक प्रोडक्ट का नहीं होता। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर प्रोडक्ट होती है, मान लो 100 रुपये पर प्रोडक्ट होती है। उसी तरीके जो हमने सेल किया है, मान लो उसे बेचा कितने का है, 150 रुपये का। तो ये पर जो सेल्स मिलता है, मतलब कितने रुपए का बेचा, वो भी पर यूनिट दिया होता है। पर यूनिट यानी 1 टीवी कितने की बेची, 1 टीवी बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा। लेकिन ये मान लो पूरी फैक्ट्री में 10,000 प्रोडक्ट बने हैं तो ये 10 के 10,000 के लिए होता है। बात समझ में मेरी आ रही है। इसीलिए अगर आप यहाँ फार्मूला देखेंगे, सेल्स इंटू एन माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू एन। एन कहाँ से आ गया सर, एन कहाँ से आ गया, सेल्स तो था पहले से ही, हाँ ठीक है सेल्स है। लेकिन मान लो हमने 2,000 गुड़िया बेची, कितनी 2,000 गुड़िया बेची, कितने मतलब जो है कितने रुपए की,
मान लेते हैं हमने एक गुड़िया 150 रुपए की बेची, और कितनी गुड़िया बेची है सर, 2000 गुड़िया बेची है, बस ये चीज़ हो गई। 2000 गुड़िया बेचने पर हमें कितना सेल्स मिलेगा, कितने, तो ये हो जाएगा अपना 15 दूनी 30 और उसके आगे 4 जीरो, 3 लाख रुपए। कितने का बेचा हमने, 3 लाख रुपए की गुड़िया बेची हुई है। वही चीज़ है फ्रेंड्स, मतलब क्या है, कुल मिलाकर के n नंबर ऑफ आइटम है, सेल्स वॉल्यूम पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड्स है, फिक्स्ड कास्ट आपका एफ फिक्स कास्ट हो गया, और वेरिएबल आपका वेरिएबल कास्ट हो गया, यानी वी वेरिएबल कास्ट हो गया, n नंबर ऑफ यूनिट है और कुछ नहीं है। मतलब कहने का फिक्स कास्ट में n क्यों नहीं किया गया, f इंटू एन क्यों नहीं किया गया, सोचने की बात है। तो सर f इंटू एन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो फिक्स कास्ट दी हुई होती है वो सभी आर्टिकल की, अगर हमने 1000 टीबी बेची तो 1000 टीबी के लिए दे रखा है, इसीलिए इसको 1000 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरिएबल कास्ट एक आइटम की दे रखी है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको 1000 के लिए कन्वर्ट करके तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से बेचने का दाम 150 रुपये, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको 1000 के लिए मल्टीप्लाई करके तैयार कर रहे हैं, बस यही चीज़ है। बात समझ में आई? तो देखो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, कितने का सेल्स किया माइनस कितनी कॉस्ट लगी, कितने का सेल्स किया माइनस कितनी कॉस्ट लगी। फिर हमने लिखा प्रॉफिट का वही कितने का सेल किया, और उसके बाद में कॉस्ट को हमने दो पार्ट में बांटा, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट में बांट दिया कि चलो ठीक है, जो खर्चा लग रहा है वो दो पार्ट का हो गया। फिर हमने प्रॉफिट को आगे बदला सेल्स माइनस, अब जो हमारी फ्रेंड्स जो है फिक्स कास्ट है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर n से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट एक आइटम की आपको दे रखी होगी और फिक्स कॉस्ट हमेशा सारे आइटम की दे रखी होती है, ठीक है। और इसमें सेल्स का भी सेम सीन रहने वाला है, सेल्स का भी सेम सीन रहने वाला है, तो सेल्स इंटू नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम बेचे उससे, ठीक है। तो बस इस देखो व्यवहारिक सा है, आपको फार्मूला याद रहे तो भी ठीक है, ना याद रहे तो भी ठीक है, आप आंसर कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको समझा ही दिया था कि सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को जब हम घटाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आता है, फिर उसमें से फिक्स कास्ट घटाते हैं, याद करिए एक टेबल दिखाई थी, फिक्स कास्ट घटाते हैं तो हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। ये सब आपको दिखा चुका हूँ, वही लिखा हुआ है कि सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को घटाएंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। सोचो कि हमने 3 लाख रुपए का बेचा सामान, कितने का, 3 लाख रुपए का हमने सामान बेच दिया, माइनस 2 लाख रुपए की हमारे उसमें वेरिएबल कास्ट लग गई, तो हमारा कितना आ गया, 1 लाख रुपए, राइट। 1 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आया। और अगर हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन चाहिए तो भाई मान लो कितने का बेचा हमने सर, हमने बेचा 300 रुपए का पर यूनिट बेचा, और वेरिएबल कास्ट कितनी लगी 200 रुपए, तो पर यूनिट कितना आ गया, 100 रुपए निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने, A firm manufacturing thermometer has fixed cost of 1 लाख, यानी टोटल फिक्स कास्ट मतलब फिक्स खर्चे 1 लाख रुपए हैं। वेरिएबल कास्ट देखो एक यूनिट की 120 रुपए दे रखी है, सेल कितने का कर रहे हैं 160 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 3000 थर्मोमीटर बेचे हुए हैं, कितने 3000, तो फर्म की प्रॉफिट क्या होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो हमारा क्या है समझने की बात, हमारा सेल्स कितने, मतलब सिंपल सा है, बहुत सरल सा कैलकुलेशन है। सेल्स कितने का हमने किया, देखो हमारा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कास्ट, सिंपल सा। तो हमें सेल्स चाहिए, सेल्स कितनी हुई है, तो देखो हमने 3000 यूनिट बेची है, 3000 यूनिट बेची है, क्या रेट पे बेची है 160 रुपए के हिसाब से, 160, तो 160 गुणे 3000 कर लेते तो हमारा आ जाएगा 4,80,000 रुपये, कितना 4,80,000 रुपये का हमने सामान बेचा। कास्ट कितनी है, तो कास्ट में फिक्स कास्ट होगी और प्लस वेरिएबल कास्ट होगी, तो फिक्स कास्ट कितनी है वो तो दे रखा है 1 लाख रुपए, ये तो आसान है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस वेरिएबल कास्ट कितनी है, तो एक यूनिट के पीछे 120 रुपये लग रहे हैं, और कुल कितनी यूनिट है 3000 यूनिट है, तो अगेन 3000 गुणे 120 कर लीजिए, 3000 इंटू 120, तो ये आ गया 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये, और कितना फिक्स कास्ट कितनी है 1 लाख रुपए है, तो दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4,60,000 रुपये। तो यानी हमारी कितना लगा, कितने का बेचा 4,80,000 का, और कितने का हमारा कास्ट पड़ा 4,60,000 रुपीज़ का, तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ 20,000 रुपये का हुआ। यही है, ठीक है, यही ये क्वेश्चन है कोई डिफ़िकल्टी, मेरे ख्याल से बड़ा ही बेसिक सी मैथमेटिक्स है, मुझे फार्मूला नहीं पता तो भी मैंने सॉल्व किया, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कास्ट चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या कर सकते हैं,
देखो हम बेच रहे हैं 160 रुपये का और हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 120 रुपये, राइट। तो ये क्या चीज़ होती है, कंट्रीब्यूशन। क्या होता है फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा, सेल हमने कितनी की करनी है 160 रुपये की और माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 120 रुपये, क्वेश्चन में दिया। तो हमारा 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि पर बल्ब पर थर्मोमीटर हमें 40 रुपये बच रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, ठीक है। अब 40 रुपये के हिसाब से हम बचाएंगे कितनी, 3000 यूनिट में, कितनी 3000 यूनिट में। तो कितना बचा लेंगे टोटल, 4 तियाँ 12, 1,20,000 रुपये बचाएंगे हम टोटल मिला करके। लेकिन इस 1,20,000 रुपये में से हमारी 1,00,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट भी लगी हुई है। तो 1,00,000 रुपये की ये फिक्स कॉस्ट अगर हम घटाएंगे तो देखिए फिर से 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन वाले मेथड से। और ये भी ना समझ में आए तो फार्मूला तो जिंदाबाद है ही, ठीक है, फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए फार्मूला भी लगाया गया है, ठीक है। मैंने कुल मिलाकर के बता दिया, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद में माइनस आपका फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ आइटम, यही तो है फार्मूला। प्रॉफिट निकालना है तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक आर्टिकल का सेल्स प्राइस दिया, इसलिए एन से मल्टीप्लाई किया। फिक्स कॉस्ट सबकी दे रखी है तो मल्टीप्लाई नहीं किया, और फिर हमारा पर यूनिट दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो सेल्स हो गई 160 गुणे 3000 माइनस 1,00,000 यहाँ पे रख दिया और दिस ईयर हो गया, सॉल्व करेंगे 20,000 आ जाएगा। तो 2-3 तरीके जो भी फ्रेंड्स आपको समझ में आए, जिस भी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी CBP एनालिसिस पूरी कंप्लीट। यहाँ पर बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। ब्रेक इवन एनालिसिस, तो ब्रेक इवन एनालिसिस विच इज पार्ट ऑफ CBP एनालिसिस, ये CBP का ही एक भाग है। आल्सो इन्वॉल्व फाइंडिंग को रिलेशन बिटवीन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इसमें भी हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में कितना रेवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट है, उसके बीच में रिलेशनशिप पाने की कोशिश करते हैं। Whenever 1 unit of the product is sold, its sales value minus its variable cost, जिसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, provide a surplus which goes toward the meeting the fixed expenses। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं, एक प्रोडक्ट, सोचो कि हमने एक प्रोडक्ट जो है 200 रुपये का बेचा, कितने का, 200 रुपये का बेचा, उसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट हम घटा दें, मान लेते हैं 160 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगी, तो ये जो 40 रुपये निकल करके आता है फ्रेंड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्यों कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, अभी आगे आपको इसमें दिखाएगा। तो ये 40 रुपये हमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, फिक्स कॉस्ट, जो हमारा 1,00,000 रुपये लगा था उसको रिकवर करने में ये मदद करते हैं। देखिए मैं अभी इस एग्जांपल में आए दिखाता हूँ, ये जो लाइन कही जा रही है यहीं से ब्रेक इवन एनालिसिस भी निकलेगी। देखिए क्या हो रहा है, हमने 160 रुपये का एक आर्टिकल बेचा, कितने का बेचा 160, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 120 रुपये, तो कितना 40 रुपये हमारा हमें मिला क्या, वो कंट्रीब्यूशन। ये 40 रुपये जो कंट्रीब्यूशन है यही हमें इस 1,00,000 रुपये की रिकवरी में मदद करता है। यही क्या करता है, हमारी 1,00,000 रुपये की रिकवरी में मदद करता है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये की रिकवरी में मदद करेगा। तो सोचो 1,00,000 रुपये अगर हमको रिकवर करना है और एक यूनिट के पीछे हमें 40 रुपये बच रहे हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया 20, 4 पंचे 20 और 2 जीरो, तो 2500 यूनिट जो है हमको लगेंगी। 2500 यूनिट लगेंगी का मतलब कि कम से कम हम 2,500 यूनिट बेचें, 2,500 थर्मामीटर बेचेंगे, तब जा करके हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये निकल करके आता है। ये जो 2,500 निकला फ्रेंड्स, इसे ही ब्रेक इवन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि जब भी एक यूनिट बेची जाती है तो उसका जो सेल्स वैल्यू होती है, जैसे 160 रुपये का बेचा, माइनस उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपये जब हम घटाते हैं, तो ये जो 40 रुपये निकलता है, इसी 40 रुपये की सहायता से हमें जो सरप्लस मिलता है वो जाता है कहाँ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को निकालने में मदद करता है। यही हमारे फिक्स्ड खर्चे को निकालने में मदद करता है। दिस सेल्स वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की सेल्स वैल्यू, उसमें से घटा दीजिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट को, तो उसे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक है। सेल्स वैल्यू की एक यूनिट को घटा दी में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए क्या है कि सेल्स वैल्यू ऑफ 1 यूनिट,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? एज दिस इज व्हाट वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रिकवरिंग द फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए ये कंट्रीब्यूट करता है क्या? सेल्स माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए फ्रेंड्स इसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। जब भी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। अब देखिए ब्रेक इवन लेवल क्या होता है? तो ब्रेक इवन लेवल इज दैट एक्टिविटी लेवल एट विच ऑल द रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड एंड देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल वो लेवल होता है जब हमने सारे के सारे फिक्स्ड वाले जो खर्चे हैं हमारे वो रिकवर हो चुके हैं और ना तो हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमको कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना तो हमको कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तुम्हारा मन करे फैक्ट्री चलाओ, ना मन करे ना चलाओ, कोई फायदा और नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा होता है। फॉर एक्टिविटी लेवल बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट द कंपनी विल मेक लॉस। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो कंपनी को लॉस होगा, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? अगर हम ब्रेक इवन से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दीजिए, अगर तो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही आपका कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन से भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है। ब्रेक इवन पॉइंट या इसी चीज़ को सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कह देते हैं, तो वो भी चलेगा अपने को। ओके, तो कुल मिलाकर के फिक्स कॉस्ट को हमें किससे? कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना रहता है। हमारा आंसर मिल जाता है। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अभी बस पढ़ते चलते हैं। जहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अभी हमने बताया था फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कितना हमने प्रोडक्शन किया उसके वैल्यू पर निर्भर नहीं करती है। जैसे रेंट पे करना, लोन का किस्तें देना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये सभी फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरी करती रहती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, एक फैक्ट्री ABC इंटरप्राइजेज जो है पर्टिकुलर काइंड के गुड्स प्रोड्यूस करती है जहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट जो है 50,000 रुपये है। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि ऐसा खर्चा जो बदलेगा नहीं, वो 50,000 रुपये का है। कितना है? 50,000 रुपये। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 30 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है सर? 30 रुपये लग रही है पर आइटम। ठीक है, और कंपनी ने जो सेल्स प्राइस रखा हुआ है पर यूनिट का वो 50 रुपये रखा है। तो सेल्स प्राइस हमारा कितना है? 50 रुपये। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है हमारा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना रखा है हमने? 50 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़। तो हमारा कितना हो गया? 20 रुपये हमारी कॉस्ट आ गई। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हमें रिकवर करके देना है। कितना रिकवर करके देना है? 50,000 रुपये। और हर एक यूनिट के पीछे हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है सर? 20 रुपये का। 20 कैसे? देखो ध्यान दो, हम बेच रहे हैं 50 रुपये का, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 30 रुपये, तो हर एक के पीछे 20 रुपये बच रहे हैं ना, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है हमको 50,000 रुपये रिकवर करने में। तो 20 डिवाइडेड बाई 50, इसको इससे अगर काटेंगे तो अब हो जाएगा 2500, यानी कि 2500, 2500 यूनिट। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि हमें कम से कम 25,000 जो है गुड्स बेचने पड़ेंगे, सॉरी 2500, 2500 जो है गुड्स बेचने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा ये 50,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। कितना? 50,000 रुपये निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 2500 तो ठीक है, उसमें एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा मतलब एक भी यूनिट अगर एक्स्ट्रा बेचेंगे तो हमको वो फ़ायदा कमा करके देगी, फ़ायदा कमा करके। ठीक है, तो वो हमको फ़ायदा कमा करके देगी। ठीक है, अब यही चीज़ देखो यहाँ पर ब्रेक इवन एनालिसिस करके दी गई है। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल खर्चा कितना निकालना है? वही फिक्स कॉस्ट निकालनी है 50,000 रुपये की, और हर एक के पीछे कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है? 20 रुपये का। तो कुल मिलाकर के 2500 यूनिट फ्रेंड्स हमारी लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द अबव ब्रेक इवन एनालिसिस इट इज़ एविडेंट दैट BEP, कई जगहों पर BEP भी लिखा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ABC इंटरप्राइज स्टैंडर्ड 2500। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2500 यूनिट, ऐसे समझ लीजिए 2500 यूनिट तो मेरा जो है ऐसे ही चला जाएगा, इस पे मुझे ना फ़ायदा होगा ना लॉस होगा। मतलब समझ गए मेरे ख्याल से, अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसे मान लो कोई सामान हमने बनाया, ठीक है, उसको
बनाने में 1000 रुपये लगे, कितना लगा 1000 रुपये। तो जब तक ये 1000 रुपये हम रिकवर नहीं कर लेते तब तक प्रॉफिट में थोड़ी ना जाएंगे। तो 1000 रुपये रिकवर करने में कितना पैसा, मतलब कितनी यूनिट हमें बेचनी पड़ जाएगी। सोचो एक शर्ट हमारी 100 रुपये की है, कितने की है 100 रुपये की एक शर्ट है, कितने की 100 रुपये की, और इसको बनाने में मतलब कई सारी शर्ट बनाने में 1000 रुपये लगा है, तो एक शर्ट 100 रुपये की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये के साथ हमें 10 शर्ट बेचनी पड़ेगी। जब हम 10 शर्ट बेच चुके होंगे तो 1000 रुपये रिकवर कर चुके होंगे। अब जितनी भी शर्ट हम बेचेंगे इस 10 शर्ट के बाद में 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं, हर एक शर्ट हमको प्रॉफिट कमा करके देगी, हर एक शर्ट हमको प्रॉफिट कमा करके देगी। तो मेरे ख्याल से ब्रेक इवन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब यही बोल रहे हैं, दिस मीन्स अ कंपनी विल हैव टू सेल एटलीस्ट 2500 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू ओवरकम दीज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो मतलब कंपनी को कम से कम 2500 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इसकी लगी हुई है वो रिकवर हो पाएगी। यही इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। देखो यहाँ क्या है, एक कंपनी LED बल्ब बनाती है, टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए की लग रही है, एक बल्ब 60 रुपये का बेचा जा रहा है, और उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है मटेरियल, लेबर, यूटिलिटी, डायरेक्ट इनपुट जिन्हें कहते हैं, 40 रुपये का लग रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि भाई देखो जितना मटेरियल बनाओगे, जितना बल्ब बनाओगे उतना ही ज़्यादा मटेरियल, लेबर, यूटिलिटी सब लगेगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 40 रुपये की लग रही है, कितना, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 60 रुपये का। तो आपसे पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब हमें दिख रहा है ना भाई कि हम 60 रुपये का बेच रहे हैं और हम 40 रुपये लग रहा है हमको वेरिएबल कॉस्ट बनाने में, तो कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है 20 रुपये, यानी हर बल्ब के पीछे मुझे 20 रुपये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मिल रहा है। और फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है फ्रेंड्स, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 10,000 बल्ब, 10,000 बल्ब जब बेचेगी ये कंपनी, तब जाकर के इसका ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल मिलेगा। 10,000 के बाद में ये जितना भी बेचेगी, सोचो 10,000 एक अगर बेचती है तो वो एक यूनिट इसको फ़ायदा कमा करके प्रॉफिट देगी। कितना प्रॉफिट कमा करके देगी, 20 रुपये का। देखो 20 रुपये, क्यों, क्योंकि 60 रुपये का है और 40 रुपये का तुम जो है वेरिएबल कॉस्ट लगी हुई, तो 20 रुपये पर बल्ब बच रहा है। और बाकी का ये 10,000 यूनिटें कहाँ चलेगी, सर ये जो फिक्स कॉस्ट थी उसको रिकवर करने में चली गई। बड़ा ही सिंपल सा ले मैन वाला मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं मेरे ख्याल से। देखो यही बात यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो एज द सेल्स प्राइस ऑफ वन बल्ब इज 60 रुपीज़, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपये, तो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 20 रुपये का, 60 में से 40 घटा है 20 रुपये, तो हर एक बल्ब 20 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड मीटिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को मीट करने के लिए हर एक बल्ब 20 रुपये दे रहा है। टोटल कितना मीट करना है, तो एक बल्ब में 20 रुपये बच रहे हैं, तो कितने बल्ब जो है बेचोगे कि 2 लाख रुपये रिकवर कर दो, तो 10,000 बल्ब आपको बेचने पड़ेंगे। तो वही बता रहा है कि एक्टिविटी लेवल ऑफ सेलिंग 10,000 बल्ब इज फिक्स, मतलब अगर हम 10,000 बल्ब बेचते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी तरह से मिल जाती है और यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट बल्ब बेचेंगे, अगला बल्ब बेचते हैं, तो उसके बदले में हमको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो मिल चुकी है। अब हर बार 20 रुपये का हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे, ठीक है। अब अगर सोचो कि ये कंपनी सिर्फ 8,000 बल्ब बेचे, तो इसका मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे ऑपरेट कर रही है ना। इसको कितना बेचना चाहिए, कम से कम 10,000 LED बल्ब इसको बेचने चाहिए। और बेचे कितने इसने, 8,000 बेचे, तो क्या ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है, सर ये लॉस में है, क्योंकि अभी ये पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाई है। 8,000 बल्ब बेच करके 20 रुपये की रिकवरी करेगी, तो 1,60,000 रुपये की रिकवरी होगी। और कब रिकवर कितना करना था, 2 लाख रुपये, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये रिकवर करना था, अभी 1,60,000 ही रिकवर हो पाया, तो 40,000 तो लॉस में ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। और उसी जगह अगर ये कंपनी 15,000 बल्ब बेच ले जाए, 15,000, तो देखो 10,000 बल्ब में तो इसने रिकवरी अपनी कर ली, जो हमें बेसिक निकालना था निकाल चुके। जो 5,000 बल्ब हमने बेचे, ये फ्रेंड्स हमारा एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, ये हमारा एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। जैसे गोलगप्पे वाली की दुकान होती है फॉर एग्जांपल। अब सोचो कि गोलगप्पे वाला 10 रुपये का आपको प्लेट में बेचता है, ठीक है। अब पता चला उसको अपना गोलगप्पा बनाने में टोटल जो है मान लेते हैं कि 2,000 रुपये लगे। कितना रुपये लगा, 2,000 रुपये, उसको 2,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ, ठीक है। और एक पत्ते पे वो 10 रुपये चार्ज कर रहा है, तो 10 के हिसाब से उसे 200 पत्ते, मतलब 200 लोगों को 10-10 रुपये का वो अगर खिलाएगा, तब जा करके फ्रेंड्स उसको जो है उसका बेसिक प्राइस निकलेगा, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था वो निकाल पाएगा, कितना, 2,000 रुपये। अब 200 पत्तों के बाद में वो जितना एक्स्ट्रा लोगों को खिलाता जाएगा वो उसका प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन से
नीचे नहीं काम करना चाहिए, ब्रेक इवन से नीचे काम नहीं करना चाहिए, ऊपर ही काम करना चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस समझा दिया। ब्रेक इवन एनालिसिस कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। ये भी फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में रिलेशन बताता है। वेरिएबल कास्ट सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कास्ट को जब घटाते हैं तो उसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फिक्स कास्ट को रिकवर करने में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ब्रेक इवन वो एक्टिविटी लेवल होता है जहां पर सारे के सारे खर्चे निकाले जा चुके हैं, फिक्स कास्ट भी और वेरिएबल कास्ट भी निकाली जा चुकी है, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। ये बात मैंने बताई थी कि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर काम करेंगी तो लॉस होगा, जैसा कि मैंने आपको वो बल्ब वाला एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी 6000 बल्ब बेचेगी तो उसको नुकसान हो रहा है। ब्रेक इवन से नीचे नहीं ऑपरेट करना है। ब्रेक इवन से नीचे चल रहे हो तो कंपनी बंद कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा, और ब्रेक इवन से ऊपर हो तो तुम प्रॉफिट में चल रहे हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला हम देखा, फिक्स कास्ट अपॉन सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट को कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो एक फार्मूला फिक्स कास्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। फिक्स कास्ट जो बदलती नहीं है, वेरिएबल कास्ट जो बदलती रहती है। इसका एग्जांपल में हमने देखा, एक कंपनी है जो 50,000 रुपये का फिक्स कास्ट है, एक सामान वो 50 रुपये का बेच रही है और 30 रुपये का वेरिएबल कास्ट आ रही है। 50 का बेच रहे हो, 30 रुपये वेरिएबल कास्ट, तो 50 में से 30 घटाओगे तो 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर रहा है फिक्स कास्ट को रिकवर करने के लिए। और 50,000 टोटल रिकवर करना है तो 50,000 को 20 से डिवाइड कर दिए तो आपका आ जाएगा कितना, 2,500 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,500 रुपये नहीं, 2,500 यूनिट आ जाएगा। यानी कि कम से कम 2,500 यूनिट अगर बेची जाए इस गुड्स की, तब जाकर के कंपनी को ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। 2,500 से ज़्यादा बेचेगी तब वो प्रॉफिट में जाएगी। अगर 2,500 से कम यूनिट बेच पाई, 2,000 बेच पाई, तो ये कंपनी लॉस में चल रही, ब्रेक इवन से नीचे चल रही है। फिर इसका एक एग्जांपल दिया एलईडी बल्ब वाला, जिसमें हमने देखा इसकी वेरिएबल टोटल फिक्स कास्ट 2 लाख रुपए है, सेल कर रहे हैं 60 रुपये का, वेरिएबल कास्ट लग रही है 40 रुपये। ये भले ही यहाँ डायरेक्ट इनपुट कास्ट लिखा है, लेकिन डायरेक्ट इनपुट का मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल कास्ट नहीं, ये वेरिएबल ही है, ध्यान दीजिएगा। देखो जितने बल्ब बनाओगे उतना ही ज़्यादा मीटर लगेगा। फिक्स कास्ट ऐसा नहीं है। देखो रेंट के केस में ऐसा नहीं होता। रेंट जो है तुम 10 बल्ब बनाओ चाहे 1 लाख बल्ब बनाओ, उनको फर्क नहीं, महीने का रेंट वो उतना ही लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 60 रुपये का हम बेच रहे हैं, 40 रुपये वेरिएबल कास्ट है, दोनों को घटाएंगे तो 20 रुपये आ गया। 20 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया जो फिक्स कास्ट रिकवर करने में मदद करता है। अब 20-20 रुपये हर बल्ब के पीछे बचाओगे तो कितने बल्ब बेच डालोगे? 2 लाख रुपये निकलना है तो 10,000 बल्ब बेचोगे तब जाके 2 लाख रुपये निकलेगा। यही 10,000 यूनिट जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी कि कम से कम 10,000 बल्ब बेचनी है सर। इससे कम बेचा तो आप समझ लो कि ना तो प्रॉफिट ना तो मतलब इससे कम बेचा तो लॉस ही लॉस है। अगर 10,000 बेच ले गए तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब 10,000 से ऊपर जो बेचोगे उसे ही जो है हम प्रॉफिट में मान सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगर इसके ज़्यादा मतलब 10,000 से ज़्यादा बल्ब बेचोगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है फ्रेंड्स, उसको 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट के तौर पर, सेल्स वॉल्यूम के तौर पर और परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी के तौर पर। देखते हैं क्या है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने अभी देखा कितनी यूनिट, उसे 10,000 बल्ब बेचने होंगे। 10,000 बल्ब बेचने होंगे तब जाकर के उसका कास्ट रिकवर होगा। सेल्स वॉल्यूम के तौर पर देखें, देखो 10,000 बल्ब बेचेगा और एक बल्ब कितने रुपए का बेचा जा रहा है? 60 रुपए का। तो 6 लाख रुपए का अगर वो बेचेगा, 6 लाख रुपए का सामान बेचेगा तब जाके उसकी रिकवरी होगी। ये हो गया इसका सेल्स वॉल्यूम के तौर पर। बात समझ में आई? सेल्स वॉल्यूम कोई नई चीज़ नहीं है। बस यहाँ क्या था, हमने कहा 10,000 बल्ब बेचने पड़ेंगे तब जाके रिकवरी होगी। इन्होंने कहा कि 10,000 बल्ब बेचोगे, क्या रेट में बेच रहे हो सर? 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो 60 रुपये मतलब 6 लाख रुपए का सामान बेचोगे तब रिकवरी होगी। ये दूसरा टर्म हो गया। और तीसरा कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम देख लें, कैपेसिटी क्या कहती है? सोचो, मतलब ये मान लो कंपनी जो है कैपेसिटी रखती है 20,000 बल्ब एक साल में बनाने की। 20,000 बल्ब, कितने बल्ब बनाएगी पूरे साल में? 20,000। और हमें ब्रेक इवन के लिए कितना चाहिए? 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, कितना परसेंटेज हुआ? 50% हो गया। कितना? 50%। यानी कि कंपनी जो है 50% प्लांट कैपेसिटी को ब्रेक इवन के लिए 50% की कैपेसिटी यूज करनी पड़ेगी। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। हो सकता है कंपनी 40,000 बल्ब बनाती हो साल का। अगर कंपनी 40,000 बल्ब बनाती हो तो उस केस में हमारा ब्रेक इवन क्या रहेगा कैपेसिटी के हिसाब से? देखो हमको बनाने हैं 10,000, बना कितना रहे हैं सर? 40,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, 25%। इसका मतलब कंपनी अगर अपनी कैपेसिटी का, अपनी क्षमता का 25% जो है यूज करेगी तो इसका ब्रेक इवन पहुंच जाएगा, ब्रेक इवन रीच हो जाएगा। मेरी बात क्या आपको समझ में आई? परसेंटेज यूटिलाइजेशन की पूरी कहानी, ठीक है। तो तुम 20,000 बल्ब बना सकते हो, 20,000 में से 10,000 तुमने बना रखे हैं। ओके, तो बस ये हो गया फ्रेंड्स हमारा CVP एनालिसिस की पूरी कहानी।
तो हमने यहाँ देखा ब्रेक इवन पॉइंट को हम नंबर ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल हमने देखा कि 10,000 एलईडी बल्ब बनाने पड़ेंगे तब कॉस्ट रिकवर होगी। फिर हमने सेल्स वॉल्यूम के तौर पर देखा तो 10,000 एलईडी बल्ब, हर बल्ब 60 रुपये का बेचोगे तो 6 लाख रुपए का सामान बेचना पड़ेगा, बल्ब बेचना पड़ेगा, तब रिकवर होगी कास्ट। और परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो फैक्ट्री कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। तो सोचो फैक्ट्री अगर 20,000 बल्ब बना रही है तो 20,000 बल्ब का 10,000 बल्ब हमने बेचने हैं ब्रेक इवन के लिए, तो 10,000 कितना होगा, 20,000 रुपये का, या 20,000 बल्ब का 10,000 बल्ब कितना परसेंटेज है, सिंपल सा सवाल है, 50% है। बस वही चीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इसी जगह पर दिया होता कि एक फैक्ट्री है जो 60,000 बल्ब बनाती है, 60,000 बल्ब सोचिए, या कह दे 1 लाख बल्ब बनाती है, तो अगर कोई कंपनी 1 लाख बल्ब पूरे साल में बनाती है और केवल बनाने कितने हैं ब्रेक इवन के लिए 10,000 बल्ब, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 10% निकल आएगा। तो कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, 10,000 यूटिलाइज हो रही है। कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटी दी होनी चाहिए। अगर आपको कैपेसिटी नहीं दी है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने CBP एनालिसिस सीख ली, हमने ब्रेक इवन एनालिसिस सीख ली। अब आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एंड CBP एनालिसिस, इनका यूज कहाँ होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अप्रेजल ऑफ टर्म लोन। कहाँ यूज होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, टर्म लोन का जब अप्रेजल करते हैं, टर्म लोन को पास करें कि ना करें उसका डिसीजन जब लेते हैं तो फायदा करता है बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज यूज क्वाइट वाइडली। मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस को हम जब भी टर्म लोन सैंक्शन करते हैं, टर्म लोन क्या होता है, ऐसा लोन जो कुछ टर्म के लिए दिया जाए, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए दे दिया जाता है, उसे टर्म लोन बोलते हैं। As no product is immune from market competition, unexpected disruption in the supply chain or production, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जो मार्केट के कंपटीशन से प्रभावित ना हो, या सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए उससे प्रभावित ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है। हो सकता है कोविड आ जाए, सब कुछ तैयार है फिर भी बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। ओके, इट इज़ नेवर एक्सपेक्टेड बाई एन अप्रेजर ऑफ द लोन प्रपोजल दैट बारोइंग कैपेसिटी विल अचीव 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कोई भी मतलब कभी ये उम्मीद नहीं की जाती कि जो कंपनी हमसे लोन ले रही वो पूरा पूरा अपना 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इन अप्रेजिंग द टर्म लोन प्रपोजल को पास करते समय फाइनेंसर एक्सपेक्ट्स दैट ऑपरेशन विल बी सब्सटेंशियली अबव द ब्रेक इवन लेवल सो दैट टर्म लोन इज रिपेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड फ्रॉम द सरप्लस जनरेटेड। तो मतलब जब भी आप टर्म लोन पास करेंगे तो वहाँ पर ये बात आप दिमाग में रख कर चलेंगे कि भाई कंपनी हमारी ब्रेक इवन से ऊपर चल रही है। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंपनी को 10,000 बल्ब जो है बेचने हैं। अब अगर कंपनी 10,000 बल्ब भी नहीं बेच पा रही तो वो हमारे पैसे कहाँ लौटाएगी, उसकी अपनी पूंजी नहीं निकल पा रही है। तो बेहतर होगा कि कंपनी ब्रेक इवन से ऊपर ऑपरेट करे तो अच्छा रहेगा। इफ ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड टू बी वेरी हाई। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट बहुत हाई है, मतलब कहने हाई का मतलब सोचो कंपनी टोटल जो है 12,000 बल्ब बनाती है, उसमें से 10,000 बल्ब तो उसका जो है कास्ट निकालने में, ब्रेक इवन निकालने में ख़त्म हो जाता है, तो केवल 2,000 का तो मार्जिन निकला, 2,000 का तो प्रॉफिट इसको निकल करके आ रहा है, 2,000 बल्ब का तो फायदा निकलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर होना चाहिए। जैसे सोचो कि हमें 10,000 बल्ब बना करके ब्रेक इवन हमारा निकल जाएगा, तो कंपनी कम से कम 50,000 60,000 बल्ब बनाती रहे, तभी फायदे का सौदा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है अगर बहुत हाई है, इज वेरी हाई, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट टू विथस्टैंड अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन एंड ऑपरेट सब्सटेंशियली अबव द ब्रेक इवन लेवल बिकम नैरो। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट बहुत हाई है, 75% है, 75% मतलब जितना भी प्रोडक्ट बनेगा, सोचो 100 प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से 75 प्रोडक्ट तो केवल जो है हमारी कॉस्ट निकालने में चला जाएगा, केवल 25 प्रोडक्ट बेच करके हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो इस केस में जो हमारा ये ब्रेक इवन लेवल और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आगे सीखेंगे, हम आगे सीखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। तो हमें जो मतलब कहने का हमारा प्रॉफिट कमाने का जो गैप है वो बहुत नैरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बेहतर होगा कि कंपनी अगर 100 प्रोडक्ट बनाती है उसमें से महज 20 प्रोडक्ट उसके जो है ब्रेक इवन निकालने के काम आए और बाकी 80 प्रोडक्ट जो है वो है ना 80 प्रोडक्ट बेच करके प्रॉफिट कमा ले। ठीक है ना, जैसे मैंने गोलगप्पे वाला आपको एग्जांपल दिया था। अब सोचो गोलगप्पा वाला दिन भर में 200 पत्ते खिलाए तब जाके उसका जो है बेसिक कॉस्ट निकल रही है, और वो बेचारा दिन भर में अगर 220 पत्ते ही बेच पाता है तो फिर 20 पत्तों में क्या ही 20 दाम में 200, महज 200 रुपये कमाएगा, तुम्हारा क्या देगा, दूसरे का पैसा क्या लौटाएगा। ओके, तो ब्रेक इवन अगर ज़्यादा है तो उस केस में लोन देना ठीक नहीं होता है। द फाइनेंसर देयरफॉर प्रेफर प्रोजेक्ट व्हिच हैव अ लोअर ब्रेक इवन लेवल। तो काम की बात यह है कि उन्हीं लोन को सैंक्शन करिए, टर्म लोन को, जिनका ब्रेक इवन पॉइंट लोअर हो, हायर वाले को नहीं करना चाहिए। कुछ अदर जो है एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ब्रेक इवन वगैरह का, तो पहला है
मैनेजमेंट गेट्स ए क्लियर आइडिया ऑफ द मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी बिलो व्हिच इट कैन नॉट अफोर्ड टू ऑपरेट। मैनेजमेंट को ये पता चल जाता है भाई कि कम से कम इतना तो बनाना ही पड़ेगा, उससे नीचे हम ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे 10,000 बल्ब तो बनाने और बेचने ही हैं, इससे नीचे तो ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे नीचे अगर ऑपरेट करेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग एन इंसेंटिव स्कीम एज मैनेजमेंट हैज क्लियर आइडिया अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट विज विज कॉस्ट ऑफ इंसेंटिव। मतलब कंपनी ब्रेक इवन एनालिसिस की सहायता से एक प्रॉफिट स्कीम, वो इंसेंटिव स्कीम बना सकती है कि अगर इतने बल्ब बनाओगे तो तुमको हम इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा देंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर हमारी कंपनी 10,000 बल्ब तो बर्बाद जा रहे हैं केवल कॉस्ट निकालने में, अगर हम 50,000 बल्ब बेचे तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। अभी हम मान लो 20,000 बना रहे हैं, 20,000 बल्ब बना रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ आधा ही फायदा हो रहा है। 50,000 बनाने लगे तो 40,000 बल्ब का फायदा निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इंसेंटिव दे देंगे भाई कि यार 10,000 से 20,000 मत बनाओ, तुम ऐसा करो 50,000 बना दो। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सीन है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट और सीबीपी एनालिसिस की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ अलग अलग प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग इफ प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट और प्रोडक्ट इज टू बी आउटसोर्स। ये भी मैनेजमेंट को डिसाइड करने में मदद करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए कि उसको बाहर से बनवा लेना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए। जैसे मान लो कोई कंपनी कार बनाती है तो उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं, इंजन लगता है, टायर लगते हैं, हैंडल लगता है, ब्रेक लगती है, क्लच लगता है। तो हम ब्रेक अपने पास बनाएं कि बाहर से आउटसोर्स करके बनवाएं? हम अपनी यहाँ लाइटिंग जो लगती है, लाइट लगती है, यहाँ बनवाएं कि बाहर से आउटसोर्स कर लें? क्योंकि हमें आइडिया लगे ना कि कहाँ पर प्रॉफिट हो, कहाँ पर लॉस हो रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हम डिसाइड कर पाएंगे इस बात को। ओके, इट प्रोवाइड्स अ वेरी इफेक्टिव टूल टू द मैनेजमेंट टू फार्मुलेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेशली अंडर डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन। कठिन परिस्थितियों में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसको फार्मुलेट करने में भी हमारी ये मदद करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में हमने देखा कि देखो ब्रेक इवन एनालिसिस जो होती है हमारी, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, टर्म लोन को पास करते समय। टर्म लोन को पास करते समय ये मानकर चलते हैं कि भाई कोई भी कंपनी अपना 100% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करने वाली है, चाहे जितना भी हो, किसी न किसी चीज़ की वजह से उसको डिस्टर्बेंस महसूस ही करना पड़ेगा। मार्केट में प्रॉब्लम है, कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर जो है ऑपरेट करना चाहता है ब्रेक इवन लेवल से ऊपर, अगर कोई फाइनेंसर है वो ऑपरेट करना चाहता है ब्रेक इवन लेवल से ऊपर, तभी वो हमारे लोन को रीपेड कर पाएगा। अगर वो ब्रेक इवन से नीचे चल रहा है तो खुद ही लॉस में, हमारा पैसा तो छोड़ ही दो। लेकिन इसमें भी ब्रेक इवन में भी एक कंडीशन है, ब्रेक इवन से ऊपर तो चाहिए लेकिन ब्रेक इवन का लेवल ही ना हाई हो। मतलब टोटल 100 प्रोडक्ट बनाते हो, उसमें से 75-80 प्रोडक्ट केवल जो है ब्रेक इवन निकालने में चले जा रहे हैं, तो तुम बेकार है, मतलब प्रोजेक्ट ही आपका खराब है। ओके, तो ऐसा प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसमें ब्रेक इवन लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, है ना। ब्रेक इवन जो लेवल है वो अगर नीचे रहेगा तो उन्हीं प्रोजेक्ट को पसंद किया जाता है। तो उन टर्म लोन को पास करिए जिनका ब्रेक इवन लेवल नीचे हो, ध्यान रखिएगा। कुछ अदर एप्लीकेशन में अगर हम देखें ब्रेक इवन एनालिसिस, सीबीपी एनालिसिस का, तो मैनेजमेंट को एक आइडिया लग जाता है क्लियरली कि भाई इससे नीचे तो ऑपरेट करना ही नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारा, उससे नीचे। अब सोचो कि हमारी 10,000 बल्ब बना करके हमको रिकवरी होने वाली है पैसों की, और हम पता चल रहा है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, मतलब हमारे पास में 10,000 बल्ब नहीं 6,000 बल्ब बनाने की कैपेसिटी है, तो उस केस में हम काम कैसे चलाएंगे। तो हमारे पास होना चाहिए कि हम 6,000 बल्ब नहीं, हम 10,000 बल्ब बनाएं या 20,000 बल्ब बनाएं। तो मतलब कम से कम 20,000 बल्ब बनाए, 25,000 बल्ब बनाए, तब जाकर के हमारा 10,000 रिकवर हो पाएगा। उसके बाद में इंसेंटिव स्कीम इसको इशू कर सकते हो कि भाई अगर इतना, जैसे अब मान लो मेरा कोर्स है फॉर एग्जांपल, और हमने अपनी टीम को बिठा दिया कि तुम कॉल करो, जो लोग ऐप पर आते हैं और नहीं कोर्स खरीदते उनको कोर्स बेचो फॉर एग्जांपल। तो वो उनको हमने बोल दिया कि अगर तुम एक कोर्स बेचोगे, तो चलो मान लो तुमने एक कोर्स बेचा तो मुझे पता है कि मुझे 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने बोला कि ऐसा है कि हर एक कॉल जो कन्वर्ट होगी उसका तुम्हें 20 रुपये देंगे। जो हमारा सामने बंदा बैठा हुआ उसको बोल दे कि तुम्हें 20 रुपये देंगे। तो अब वो क्या है कि दिन के 100 कॉल कर लेगा, 200 कॉल करेगा। अगर उसकी 200 कॉल में से सोचो कि 50 कॉल कन्वर्ट होगी तो उसको 1,000 रुपये पर डे के एक्स्ट्रा मिल गए। ओके, तो उसको एक्स्ट्रा मिल गए। क्यों एक्स्ट्रा मिल गए? क्योंकि हमने इंसेंटिव इशू कर दिया है, और 50 नए लोगों को उसने कोर्स बेच दिया, तो मुझे 50 पंचे, है ना, मुझे भी फायदा हो गया। तो ये इंसेंटिव इस तरीके से इशू किया सकता है। उसके बाद में ये हमें रिलेटिवली प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट का डिसाइड करने में भी मदद करता है। मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कोई प्रोडक्ट खुद बनाए कि बाहर से आउटसोर्स करके बनवा लें, और ये इफेक्टिव टूल होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना सीबीपी एनालिसिस और आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। आप ब्रेक इवन एनालिसिस से आप 100% क्वेश्चन पाएंगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।